मैं MP यादव पॉलिटी विषय में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय संविधान की जो भाग प्रथम था उसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हम बात कर रहे थे। इसी में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक सभी बातों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन स्टेट यानी कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा भारत, ये कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 में नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बातें बताई गई। ये कार्य कौन कर सकता है, तो संसद विधि बनाकर कर सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 3 पढ़ा हमने, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये सब कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 4 पढ़ा और उसमें स्पष्ट रूप से देखा, लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कार्य संविधान के अनुच्छेद 368 की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी उस प्रक्रिया के अधीन ये कार्य नहीं होगा जो संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 में करती है। ये कार्य होगा साधारण या सामान्य बहुमत से। तो हमने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी उसके तीनों चरण देखे थे। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से कोई विधेयक किस प्रकार से पारित होता है, इस प्रकार की बातें हमने की थी। उसके बाद में अंत में हमने देखा था ये बात कि भारत अगर अपनी भूमि किसी विदेशी राष्ट्र को देना चाहे तो संविधान की विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसमें राज्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात संविधान संशोधन से संबंधित कुछ बातें रह गई थी, वो हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है इसके बारे में कुछ तथ्य रह गए, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, तो इसके बारे में बात विशेष रूप से ये है कि इसमें ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, राज्य विधानमंडल कह सकते हैं, राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है, राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक में जो संपूर्ण पावर होती है वो किसके पास में होती है, वो सारी पावर होती है संसद के पास में। किसके पास में? संसद के पास में होती है, ठीक है। और इसके लिए किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को अगर किसी सदन द्वारा पारित कर दिया गया, किसी सदन द्वारा अगर पारित कर दिया गया है और दूसरे सदन ने पारित करने से इनकार कर दिया, पारित करने से क्या कर दिया? इनकार। अगर संविधान संशोधन विधेयक किसी सदन में पारित हो गया है, उसके पश्चात वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन ने पारित करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, तो इस विषय में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इस विषय को लेकर
संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, और ये विधेयक जो होता है, विधेयक यहीं समाप्त हो जाता है। विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये बात है संविधान संशोधन विधेयक को लेकर। अच्छी जानकारी है दोस्तों, आप विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसमें राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। और संविधान संशोधन विधेयक पर जो शक्ति होती है वो किसकी होती है? संसद की होती है। संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन पारित कर देता है तो दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन ने अगर उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया तो इसको लेकर कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात देखिए, मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये होती है संसद। संसद किसी विधेयक, वो होता है क्या? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक या साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक कह सकते हैं इसको। तो संसद अगर साधारण विधेयक को पारित करती है, दोनों सदनों में पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा में, उसके पश्चात जाता है कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास में। उसके पास जब ये विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर जाता है तो राष्ट्रपति के पास में इसको लेकर जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या देगा? स्वीकृति। राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या दे सकता है? स्वीकृति दे सकता है। उस विधेयक पर स्वीकृति देगा तो स्वीकृति देते ही वो विधेयक बन जाएगा अधिनियम, यानी कानून बन जाएगा। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को लगे कि अभी इसके ऊपर और विचार करने की जरूरत है तो पुनर्विचार हेतु संसद को पुनः लौटा सकता है और उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। ये तीन बातें होती हैं राष्ट्रपति के पास में। अगर कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास में जाता है और वो विधेयक को या तो स्वीकृति देगा तो कानून का रूप धारण करेगा। किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटा सकता है राष्ट्रपति, और किसी विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये राष्ट्रपति के विवेक के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की जो पावर्स आती हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, उसके अधीन है ये बातें। उसके अलावा बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। यह है संसद और विधेयक है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों सदनों में क्या हो गया? पारित हो गया। पारित होने के पश्चात ये जाएगा किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति, विशेष बात है, मोस्ट बात है, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करेगा? स्वीकृति देगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ताकि आपको जो संविधान में संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ सके। साधारण विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति इस प्रकार की धारणाएं रखता है और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करता है? स्वीकृति देगा। ये बात निर्धारित की गई थी 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। जब भारत का संविधान लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को, तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी भारतीय संविधान में। तब केवल इतने था, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करेगी और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देगा। ठीक है, अनिवार्य शब्द नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। आपको ये तो पता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? वर्तमान में कुल संविधान संशोधन 104 कितने हो चुके हैं दोस्तों? 104 हो चुके हैं। और इसके लिए जो विधेयक लाए गए हैं, जो बिल लाए गए हैं, कुल संविधान संशोधन हेतु जो विधेयक या बिल लाया गया है वो कितने लाए गए हैं? तो आप बताएंगे 126। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। हमारे संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद, उनके बारे में देखिए। एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, संविधान संशोधन को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। यानी अगर संविधान संशोधन विधेयक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित नहीं किया जाता है किसी कारणवश, तो उसको लेकर जनमत संग्रह जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता को अपनी राय देने की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो जनमत संग्रह शब्द है, इसके बारे में भी संविधान सभा के एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद, इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ब्रजेश्वर प्रसाद, इन्होंने क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर जनमत संग्रह का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव क्या हुआ? अस्वीकार। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राज्यों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव भी रखा, राज्यों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। हम जब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो आधे राज्यों का अनुमोदन जो शब्द आता है, इसके बारे में ये प्रस्ताव रखा था कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव भी क्या हो गया? अस्वीकार। क्या हो गया दोस्तों? अस्वीकार। ठीक है। और एक सदस्य और थे एच.वी. कामत, हरि विष्णु कामत, ICS अधिकारी थे दोस्तों। और महात्मा गांधी के कहने पर ICS की नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव रखा कौन सा? कि संसद के दोनों सदनों में कोई संविधान संशोधन विधेयक अगर पारित होकर कहाँ जाता है? राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पारित करने से क्या कर दें? इनकार कर दें। तो पुनः संसद उसे पारित कर सकती है। संसद उसे क्या कर सकती है? पारित कर सकती है। ये प्रस्ताव रखा, लेकिन ये भी क्या हो गया दोस्तों? अस्वीकार। ये भी क्या हो गया? अस्वीकार। जब संसद, पहली बात क्या प्रस्ताव रखा हरि विष्णु कामत ने कि संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब राज्य विधानमंडल में जाते हैं तो राज्य विधानमंडल उसको पारित करने से क्या कर दें? उसका अनुमोदन करने से इनकार कर दें, तो पुनः संसद उसे क्या कर सकती हैं? पारित कर सकती है। जब पुनः संसद पारित करती है एक बार पारित होने के पश्चात, तो इस बीच में 6 माह से अधिक अवधि नहीं हो, 6 माह से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी 6 माह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, संसद उसे पारित कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव हरि
कामत साहब ने रखा, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बात थी संविधान संशोधन को लेकर। मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या इस विषय को लेकर नहीं है कि हमने जो भी बातें देखी वो हमारा वापस संविधान संशोधन जो बिल हैं, विधेयक हैं, उसको लेकर दृष्टिकोण एकदम क्लियर कर देते हैं हम। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल की इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। जो भूमिका होती है वो संसद की होती है। संसद के अगर किसी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन ने अगर उसको पारित करने से इनकार कर दिया है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, वह विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपके समझने के दृष्टिकोण से बात आपके सामने आती है कि देखिए, संसद में अगर कोई विधेयक है, साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ, कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है तो किसका रूप धारण कर लेगा, कानून का। पुनर्विचार हेतु वापस संसद को लौटा सकता है और उस विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये बात है किसके संदर्भ में, साधारण विधेयक के बारे में। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संसद अगर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देती है, पारित करने के पश्चात हो जाता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर अपनी सहमति या स्वीकृति देनी ही होती है। यह निश्चित किया गया कब, 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। तो आपको ये तो पता है वर्तमान तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, 104 हो चुके हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में कितने संविधान संशोधन विधेयक या बिल लाए गए हैं, 126। संविधान संशोधन को लेकर जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि संविधान सभा के सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद, इन्होंने संविधान संशोधन विधेयक के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था कि जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर राज्यों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। और HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब ने क्या प्रस्ताव रखा कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राज्य विधानमंडल के पास में जाता है और राज्य विधानमंडल उसको पारित करने से या उसका अनुमोदन करने से इनकार कर दें तो वह विधेयक पुनः कहाँ आए, संसद में। और संसद उसे पुनः क्या कर सकती है, पारित कर सकती है। पहले पारित किया और उसके पश्चात पुनः पारित करे, उसके बीच में 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हमने संविधान संशोधन के विषय में पढ़ी। केवल जब हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 आया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो किया गया कार्य है उसके ऊपर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। जो कार्य अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया है वो साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से किया जाएगा। तो वहाँ पर उस चीज़ को समझने के लिए कि उस प्रक्रिया में और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में क्या अंतर है, ये हमने देखा। इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस बारे में विशेष जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि किस प्रकार से अस्तित्व में आया राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले एक आयोग बना था
धर आयोग, धर आयोग इसका गठन कब हुआ? जून 1948 में, जून 1948 में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? एस के धर, उन्हीं के नाम पर धर आयोग है, एस के धर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश में विभिन्न इलाकों से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने की मांग उठी थी कि विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई अस्मिता को ध्यान में रखते हुए उसको अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग आगे जाकर गठित होगा। तो इसकी पृष्ठभूमि यही है कि भारत सरकार ने जून 1948 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, उनका नाम था धर आयोग, या इसको यो भी कह सकते हैं हम लोग भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषाई प्रांतीय आयोग इनकी अध्यक्षता में गठित हुआ। धर आयोग भी कहा जाता है या भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा जाता है। जून 1948 में गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपी कब? दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग जो एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की, क्या अनुशंसाएं की? अनुशंसाएं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, देखिए राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की अनुशंसा की। यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही किसका? राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यानी इनका आधार क्या था? प्रशासनिक सुविधा, ठीक है। भाषाई आधार न होकर इनका जो आधार धर आयोग ने अपनी अनुशंसा में बताया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद में धर आयोग की जो बातें थी उसके ऊपर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने के लिए एक समिति बनी और उस समिति का नाम है जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ठीक है। क्या बनी? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का मतलब इसका गठन हुआ कब? दिसंबर 1948 में, ठीक है। जेवीपी समिति इसलिए कहा जाता है इसको, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। जे का मतलब JL नेहरू, JL नेहरू। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया। ये 3 सदस्य थे जेवीपी समिति में। धर आयोग की जो अनुशंसा थी उसके ऊपर विचार करने के लिए दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया सदस्य थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के
आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए कुछ वर्षों के लिए इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कुछ वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। किस समिति की अनुशंसा थी ये, किस समिति की रिपोर्ट थी, जेवीपी समिति की रिपोर्ट थी दोस्तों। उसके बाद में एक घटना घटी और ये घटना घटने के पश्चात भारत में एक राज्य का गठन होता है। किस प्रकार से देखो, अक्टूबर 1952 में मद्रास, जो आज का तमिलनाडु क्षेत्र है, मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर एक आंदोलन हुआ। क्या हुआ? आंदोलन हुआ, तीव्र आंदोलन। और इसमें एक गांधीवादी नेता था, नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने कितने दिन? 58 दिन क्या किया दोस्तों? अनशन किया। अक्टूबर 1952 में मद्रास, बड़ा इलाका था ये पुराने समय में, मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ और गांधीवादी नेता तेलुगु भाषी क्षेत्र के पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने 58 दिन लगातार क्या किया? अनशन किया। और अनशन करने के पश्चात 58वें दिन इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु होने के पश्चात जो ये क्षेत्र था तेलुगु भाषी क्षेत्र, इसमें एक बड़ा तीव्र आंदोलन, बड़े विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़े स्तर पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई और तत्पश्चात भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था इसको अलग कर दिया गया और इसको नाम क्या दिया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या किया? गठन किया। तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। समझ गए होंगे आराम से। 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था। ये लीजिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद में अब आगे जाकर बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसका गठन कब होगा? दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होगा और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। कुल सदस्य ध्यान रख लेंगे, कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 3 थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल सदस्य कितने थे? 3। कब गठन हुआ? दिसंबर 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 3 सदस्यों में फजल अली, एक सदस्य के.एम. पन्नीकर और एक सदस्य और थे H.N.
कुंजरू, HN कुंजरू, HN हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर इसमें क्या थे, अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था दिसंबर 1953 में भारत सरकार के द्वारा। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में रिपोर्ट सौंपी 1955 में। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट के आधार पर आगे जाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सामने आएगा। रिपोर्ट में इन्होंने क्या अनुशंसा की? इन्होंने बताया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो? पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या थी? अनुशंसा थी। अपनी रिपोर्ट में ये बात प्रमुखता से इन्होंने दर्शाई। और दूसरी बात, लेकिन साथ ही एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य को क्या कर दिया? अस्वीकार। ऐसा नहीं है कि एक भाषा और उसी में एक राज्य हो और उसमें केवल एक ही भाषा हो, ऐसा प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में बताया किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में। और इसके आधार पर फिर भारतीय संविधान में सातवां, कौन सा? सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 क्या हुआ? पारित हुआ दोस्तों। सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। और इसके अंतर्गत भारत में जो 1949 के संविधान के अंतर्गत राज्यों की 4 श्रेणियां थी ना, 1949 में संविधान सभा के द्वारा राज्यों की कितनी श्रेणियां रखी गई थी? 4 श्रेणियां। ठीक है, उन 4 श्रेणियों को इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से 1949 की राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, क, ख, घ और घ। क श्रेणी में ब्रिटिश जो भारत के गवर्नर के शासन वाले क्षेत्र शामिल थे। ख में बड़ी रियासतें शामिल थी। जो ग था उसमें मुख्य आयुक्त के शाही शासन वाले क्षेत्र शामिल थे। और जो घ है उसमें अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उनको स्थान दिया गया था। तो 1956 में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 1949 की जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2 ही श्रेणियां, कितनी श्रेणियां? 2 श्रेणियां रखी गई। कौन कौन सी श्रेणियां रखी गई? तो एक तो हो गया राज्य, एक तो हो गया कि राज्य, और दूसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं, एक ही बात है। सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। और इसके द्वारा 1949 में जो राज्यों की 4 श्रेणियां संविधान सभा के द्वारा निर्धारित की गई थी वो सभी समाप्त कर दी गई और केवल 2 श्रेणियां बनाई गई, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में जो राज्य थे भारतीय भूभाग में उनकी संख्या कितनी थी? 14। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। कितने थे दोस्तों? 6। 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? 14। और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आप बताएंगे 6। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो एक तो था दिल्ली, इसके अलावा एक था हिमाचल, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और
त्रिपुरा और इसके अलावा लक्षद्वीप और एक और रह गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 1956 में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 थे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है। और यहाँ वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो बता देंगे, वर्तमान में 8 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कब के हैं? 1956 के। तो अब हम क्रमबद्ध रूप से कौन सा राज्य कब बना, ये 14 की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम अगले देखेंगे उसके पश्चात हमारी सभी जो बातें हैं, सभी कन्फ्यूजन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो हम 1956 के पश्चात कौन कौन से राज्य स्थापित हुए उनके बारे में केवल थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सा राज्य कब बना। तब जाकर भारत में 29 राज्य बने, वर्तमान में 28 राज्य रहे। तो देखिए 15वां राज्य, 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। कौन सा बना? गुजरात। कब बना? 1960 में। 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात बना। बॉम्बे क्षेत्र था, उसको 2 भागों में अलग अलग कर दिया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। कब की बात है? 1960 की। तो ये भारत का कौन सा राज्य बना? 15वां। उसके बाद में 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड। 16वां राज्य नागालैंड बना। कब? 1963 में। और उसके बाद में 17वां बना हरियाणा। 17वां कौन सा बना? हरियाणा, जो पंजाब का मैदानी क्षेत्र था उससे एक भूभाग को अलग करके उसका नाम रखा गया हरियाणा। ये बात है 1966 की। कब की बात है? 1966 की। उसके पश्चात भारत में जो 18वां राज्य बना वो कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। पहले संघ शासित प्रदेश था, अब इसको राज्य की श्रेणी में रखा गया, हिमाचल प्रदेश। और ये बात है कब की? 1971 की। 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बना? राज्य बना। उसके बाद में भारत का 18वां राज्य, उसके बाद में 3 राज्य एक साथ बने थे, 19वां, 20वां और 21वां। 19वां कौन सा था? मणिपुर। ये था त्रिपुरा। और ये कौन सा? मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और ये तीनों राज्य एक साथ गठित हुए कब? 1972 में। कब बने? 1972 में। 22वां राज्य आपको पता है दोस्तों, अभी हमने बताया था गत कक्षा में, सिक्किम। कौन सा बना? सिक्किम। चौग्याल वंश के राजाओं का शासन था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसको भारत का सह राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात 3 राज्य एक साथ बने थे। कब कब? तो ये भी हम देख लेते हैं। 23वां, 24वां और 25वां। 23वां, 24वां और 25वां राज्य कौन कौन से रहे? तो 23वां राज्य जो भारत का बना वो कौन सा था? मिजोरम। कौन सा था? मिजोरम। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश और उसके पश्चात गोवा। 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना, यह आप ध्यान में रखेंगे।
तीनों एक साथ बने थे कब? 1987 में, 1987। ठीक है। और उसके पश्चात 3 राज्य फिर एक साथ बनेंगे, कौन कौन से? 26वां, 27वां और 28वां। ये बनेगा छत्तीसगढ़, ये बनेगा उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में झारखंड। ठीक है। ये कब बना? 1 नवंबर 2000 को, ये 9 नवंबर 2000 को, सभी 2000 में बने थे, और ये 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार से भारत में 28 राज्य हुए और एक और राज्य बना, कौन सा? 29वां राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग करके जो भाग है तेलंगाना। और ये बात है 2 जून 2014। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे राज्यों से संबंधित बातों के बारे में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो 1949 में भारत के राज्य क्षेत्र की 4 श्रेणियां बना रखी थी, क, ख, ग, घ, यानी ABCD, उसको समाप्त कर दिया गया। केवल 2 श्रेणियां रखी गई 1956 में, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद में 14 राज्य 1956 में थे, 15वां राज्य गुजरात बना। बॉम्बे से एक भाग अलग कर दिया गया, गुजरात, एक रहा महाराष्ट्र, 1960 की बात है। 16वां जो राज्य बना वो नागालैंड 1963 में बना। नागा जो त्वेंगसांग क्षेत्र था, पहाड़ी इलाका, उसमें उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 70वां राज्य बना हरियाणा 1966 में। पंजाब का जो मैदानी भूभाग वाला क्षेत्र था उसको हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। 3 राज्य एक साथ बने 19, 20, 21, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये बात है 1972 की। 22वां राज्य भारत का बना सिक्किम 1975 में। 23वां, 24वां, 25वां तीनों राज्य एक साथ बने थे, कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। 26वां, 27वां, 28वां तीनों राज्य एक साथ बने कब? 2000 में। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड। और उसके पश्चात 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये 29 हो गई। आपको पता है वर्तमान में कितने हैं? 28। हम अभी ऊपर जस्ट देख चुके हैं, वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं। और इसका कारण क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को ये 5 अगस्त को ही लाया गया था राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में लाया गया और पारित हुआ। उसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या हो गया? लद्दाख हो गया। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार से 29 में से एक राज्य कम हो गया, तो कितने राज्य रह गए दोस्तों? 28 राज्य रह गए। और ये 2 राज्य, दो जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 बढ़े तो 9 हो गए। और दिसंबर 2019 में दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव
दोनों का आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और विलय करने के पश्चात दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो विलय के पश्चात क्या हो गए, एक हो गए। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है वर्तमान में। तो इस प्रकार से आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में कुछ बातें हमारी रह गई, हम यहाँ उनको भी देख लेते हैं। भारत का कुछ इलाका था, जैसे एक था पुडुचेरी। क्या था, पुडुचेरी। वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। पहले क्या था, पांडिचेरी। पहले किसके नाम से जाना जाता था, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। पांडिचेरी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। एक था दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, और एक था गोवा दमन और दीव, गोवा दमन और दीव। तो दोस्तों पुडुचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों के ऊपर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। भारत में अगर आपको इतिहास के दृष्टिकोण से ध्यान में हो तो सबसे पहले जो ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी वो सबसे पहले पुर्तगाली आई थी। कौन आई थी, पुर्तगाली कंपनी, जो भारत में पहला यात्री आया था वास्को डी गामा, पुर्तगाली था। तो जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1947 में आज़ाद होने के पश्चात भी इन क्षेत्रों के ऊपर विदेशी शक्तियों का क्या था, अधिकार था। ठीक है, विदेशी शक्तियों का अधिकार था 1954 तक। कब तक, 1954 तक। यहाँ भी दादरा नगर हवेली पर भी पुर्तगालियों का अधिकार 1954 तक, गोवा दमन दीव 1961 तक। देखिए अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, लेकिन और जो विदेशी शक्तियां थी वो अभी भी भारत में बनी हुई थी कुछ इलाकों में। तो 1954 में पुडुचेरी, जो पांडिचेरी पुराने समय में जानी जाती थी, इसको फ्रांसीसियों के कब्जे से भारत सरकार ने क्या करा लिया, मुक्त करा लिया। और उसके पश्चात इसको 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत संघ में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, भारत संघ में क्या किया गया, इसको मिलाया गया। किसको, पांडिचेरी को, जो वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जानी जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों। फ्रांसीसियों ने शांतिपूर्वक, कहने का मतलब कराईकल माहे यनम का जो क्षेत्र है वो भारतीयों को सौंप दिया था, भारत सरकार को सौंप दिया। और भारत सरकार ने 14th अमेंडमेंट किया संविधान में 1962 में, और पांडिचेरी को भारतीय संघ में मिला लिया गया। दादरा नगर हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के अधीन थी। जब भारत सरकार ने इनको कहा कि अपना कब्जा यहाँ से छोड़िए, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो भारत सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के पश्चात दादरा नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा, 10वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया। किस में मिलाया गया, भारत संघ में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दादरा नगर हवेली पर का जो भाग था, क्षेत्र था, वो भी अब किसके अधीन आ गया, भारत सरकार के अधीन आ गया। बच गया कौन, गोवा दमन और दीव। यहाँ पर भी किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। तो वापस भारत सरकार ने इन्हें कहा कि दादरा नगर हवेली से अपना कब्जा आपने आसानी से छोड़ा नहीं था, अब आपके पास में मौका है गोवा दमन दीव से अपना कब्जा शांतिपूर्वक हटा लें। लेकिन
पुर्तगालियों के मन में अभी भी यह वहम था कि भारत में सबसे पहले हम ही आए थे, हम आसानी से नहीं जाएंगे। तो हमारे भारत सरकार ने गोवा दमन दीव में सेना की कार्रवाई कौन सी ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय है ये, ऑपरेशन विजय चलाया और उसके पश्चात गोवा दमन दीव से पुर्तगालियों के कब्जे को समाप्त कर दिया और गोवा दमन दीव को 12वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा? 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा भारत संघ में मिलाया गया। इस प्रकार से अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पर विदेशी शक्ति अभी भी अपना आधिपत्य जमा रही हो। संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत का रूप प्रदान कर दिया गया। 1961 से गोवा दमन दीव, जहाँ पर पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा करता था, उस क्षेत्र को भी अब भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। और आपको पता है गोवा को फिर 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत का 25वां राज्य बना था। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो बातें थी वो हमने यहाँ पर देखी, समझी अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की जो क्लास है इसके लिए हम इतना ही अपना चैप्टर रखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो बात आती है वो भाग 2 में आएगी, अपनी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। उसमें रीट में तो हालांकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कई एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, पुलिस वगैरह, तो उनमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम नागरिकता टॉपिक सूक्ष्म है हालांकि, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।